नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला का दौरा किया और वहाँ पे कहीं न कहीं हालाँकि बड़े दिनों से उनके निशाने पे सुधीर शर्मा चल रहे हैं, जो उनका ये भी कहना है कि सरगना थे, ये बागियों के सरगना थे, जो एक पूरा षड्यंत्र करके सरकार गिराने का और बाकी विधायकों को भी ले गए और राणा भी स साथ में थे। तो लेकिन उन्होंने कल काफ़ी कुछ कहा, सुधीर पे निशाने लगाए। तो वहीं पे एक सवाल उभर कर आया कि क्या ये जो ज़मीन हुई तैयार, बगावत की जो ज़मीन तैयार की गई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या सिर्फ़ सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाना था? और ये ज़मीन जो तैयार हुई, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तैयार हुई। वहाँ पे सुधीर शर्मा ने नाम मात्र हाज़िरी विधानसभा के अंदर लगाई, लेकिन वो टो लेते रहे कि असंतुष्ट कितने लोग हैं, उनके साथ वो डिनर करते रहे, रात को अपने घर पे बुलाते रहे। उस महल का ज़िक्र भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है कि उनके महल बंद रहता था, 14 माह तक गेट पे एक कुंडी लगी रहती थी। और सुधीर शर्मा ना तो शिमला सचिवालय में किसी काम के लिए आते थे, विधानसभा में भी कभी-कभार दिखते थे और वो कहाँ रहते थे कोई पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अधिकारियों के तबादलों के लिए मुझे ज़रूर फ़ोन करते थे। वहीं उन्होंने राजेंद्र राणा पे भी इसी तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी के क्रशर के लिए भी मिलते थे कि क्रशर लगवा दो, इसका ये कर दो। व्यावसायिक कहीं न कहीं इन लोगों के काम था। तो ये बड़ा आरोप लगा है। उनका ये भी कहना है कि मैं सुधीर शर्मा को उसने मुझे घर बुलाया, मैं गया और मैं उनको मंत्री भी चुनावों के बाद बना रहा था और मैंने उनको कह दिया था। आखिर सुधीर शर्मा को बगावत क्यों करनी पड़ी और वो क्यों भाजपा के जाल में इस कदर उलझ गए कि अपनी इस कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी लंबा जो उनका कार्यकाल रहा है और एक काफ़ी बड़ी दौड़ में भी वो आने वाले समय में शामिल हो सकते थे, क्यों पिछड़े? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पंकज पंडित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने किस कदर मतलब जो जितने हमले हो सकते थे, यहाँ तक कह दिया कि पैसे के ढेर पे वो बैठे हैं, पैसा ले लिया गया है और लोग उससे इस बार कावन सोनी 11-11 हज़ार रुपया लें और वोट अपने मन से दें और धन बल के खिलाफ वोट दें। सुधीर शर्मा को उन्होंने घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी, पंडित जी। और देखिए मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा और सुखविंदर सुक्खू की अदावत आज की नहीं है। इसके पीछे जी, बहुत पुराना इतिहास रहा है। अगर पीछे गौर से देखें और भाजपा के साथ सुधीर शर्मा के साथ अब से नहीं जुड़े हैं। पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं, तो सबसे पहले जिस नेता का भाजपा में जाने का नाम आता था, सबसे पहले सुधीर का नाम था। वो चाहे बाई इलेक्शन था, वो चाहे लोकसभा चुनाव था, वो चाहे विधानसभा चुनाव था। तो अंतिम समय तक सुधीर शर्मा का यही था कि ये भाजपा से चुनाव लड़ रहे भाजपा से। लेकिन चलिए अंत में आपको पता ही है कि सुधीर शर्मा को जो हाईकमान से डिनाय हो गया था और इनकी पैरवी किसने की? इनकी पैरवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर वर्तमान मुकेश अग्निहोत्री और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने की थी और जी, इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से माना। और दूसरा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दौर में एक तरह से अपनी पार्टी में रहते हुए विपक्ष में थे, उसमें सुधीर बहुत ताकतवर नेता होते थे वीरभद्र सिंह का। तो वीरभद्र सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुधीर शर्मा की आपस में कुछ मुद्दों पे जो है वो आमना सामना हुआ था। ये पुरानी जो दर्द है वो कहीं ना कहीं झल। तीसरा सबसे अहम कांगड़ा में सुधीर शर्मा का मानना, वो बहुत मजबूत नेता है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू और बाली परिवार की नजदीकियां जब जाहिर थी और जी, जो उन्होंने रघुवीर सिंह बाली को भी एक विशेष तरजीह जो है वो चाहे सरकार हो चाहे हर जगह दी, वो भी कहीं ना कहीं दिल में दस्तक, ये सब चीजें मिलकर एक जो है पूरा एक प्लॉट तैयार हुआ कि जिसमें मुख्य निशाना जो थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही थे। सुधीर की बगावत कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका निशाना थे। आपने ठीक कहा, उनके घर के साथ विधानसभा हो रही थी, मात्र एक बार विधानसभा। जी, उस दौर उनके घर में लगभग 11 डिफरेंट विधायक उनके घर में आए थे, जिन्होंने डिनर किया था और लगभग 11 से 15 लोगों के साथ उनकी चर्चा भी।
वो अलग बात है कि जब ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो आखिर में 6 रह गए, लेकिन अभी भी अंदर खाते कहीं न कहीं बात है कि 4-5 लोग कांग्रेस में और हैं, जो कहीं न कहीं सब में शामिल थे। जिस पर मुझे लगता है अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी नज़दीक नज़र रखी है और कभी भी सुक्खू जो है इतने आक्रामक नज़र नहीं आते। पहली बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने खुलकर हमला विशेषकर राणा के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा नहीं खोला। हालाँकि राणा उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं और उन पर उन्हें ज़्यादा बोलना चाहिए था। लेकिन उनका निशाना सुधीर शर्मा रहे हैं। उन्होंने सरगना बताया है, सबसे अधिक पैसा उन्होंने लिया बताया है और जब वो धर्मशाला में आए तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आरोप सुधीर शर्मा पे लगाए हैं। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा का एकमात्र निशाना है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुधीर शर्मा ने कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। उनके जितने जी। भी आप बयान होंगे जो एक वीडियो जारी करते हैं, सीधा निशाना मुख्यमंत्री और उनके मित्र होती है। तो ये पुरानी अदावत है, पुरानी अदावत में जब ये नासूर जब जो है, ये दर्द जो है बर्दाश्त हद से बाहर हो गई, तो सुधीर शर्मा ने अलग रास्ता पकड़ा और निश्चित तौर पे घर का पेटी लगता डाला। कांग्रेस को कहीं न कहीं खुशियाँ बाहर। लेकिन सुधीर शर्मा पे आरोप लगाए कि वो ना शिमला आते थे, ना विधानसभा जाते थे, वो रहते कहाँ थे? एक बड़े आरोपों पे घिरा है और सुधीर शर्मा शायद पिछला इलेक्शन भी इस कारण हारे कि उन्होंने जो पब्लिक के साथ एक कनेक्ट था, वो मंत्री बनने के बाद धीरे-धीरे कम कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ मिनिस्टर उनका नाम तक रख दिया गया और उन्होंने पिछला जो चुनाव था विधानसभा का उस समय हारा। उसके बाद उपचुनाव उन्होंने लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। फिर आपने कहा कहीं न कहीं फिर भाजपा में जाने के कयास लगते रहे, लोकसभा आया, तो सुधीर शर्मा रहते कहाँ थे आखिरकार? और इन दिनों तो बहुत सक्रिय हैं। देखिए सुधीर शर्मा जब से जीते हैं उसके बाद निश्चित तौर पे किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री के 1-2 कार्यक्रम बने थे, इससे पहले भी संगठन के कार्यक्रमों में भी जब राठौर होते थे अध्यक्ष, तब भी वो कभी कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। और उनके जो खास कार्यकर्ता थे उनको भी मुश्किल होती थी, पता नहीं लगता था कि सुधीर शर्मा घर के अंदर है या शहर से बाहर है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि अगर आपको लगता था कि सरकार में अनदेखी होगी तो अपने लोगों के बीच जाके अपने लोगों से बात करते, तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए सुधीर शर्मा अब मैदान में उतरेंगे, तो ये सवालों के जवाब निश्चित तौर पे जनता के बीच में उनको देने होंगे कि जिस जनता ने आपको चुना था, आप कम से कम उनसे एक संवाद करते, उनसे आप बात करते और उसके बाद आप निर्णय लेते। क्योंकि हर आदमी लोकतंत्र में स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने की। लेकिन जब आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जवाबदेही आपकी बढ़ती है और यही आरोप कहीं न कहीं कांग्रेस उन पर लगा रहे हैं। जी, और क सीएम सुक्खू का ये भी कहना है कि विकास कार्य जो धर्मशाला के थे, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। चाहे मैंने पर्यटन राजधानी की बात कही, वहीं स्मार्ट सिटी के काम भी रुके थे। उनकी बैठकें भी बोलते हैं मैंने धर्मशाला दौरे के दौरान खुद ली, लेकिन विधायक नज़र आ रहे उसमें। ये भी एक और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, कि कोई देखिए रुचि नहीं थी उनकी। देखिए पर्यटन टूरिज़्म कैपिटल बनाने का जो घोषणा हुई, उस पर सुधीर का कोई बयान नहीं आया और कई बार तो डीपीआर से बयान उनका जारी होता था। उनका पता नहीं होता था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन डीपीआर पे शाम को एक आधिकारिक बयान उनका आ जाता था कि सुधीर शर्मा ने ऐसे इस तरह से बोला है। लेकिन सार्वजनिक मंचों पे उनकी अनुपस्थिति निश्चित तौर पे पूरी धर्मशाला की जनता इस बात को जानती है। लेकिन आजकल काफ़ी एक्टिव है वो और देखते हैं कि अब धर्मशाला की जनता जिन्होंने उनकी पूरी निश्चित तौर पर उनका पहला कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। धर्मशाला की आज जो तस्वीर है, उसे जी, बदलने का श्रेय सुधीर शर्मा को निश्चित तौर पे जाता है। वो इसीलिए उन्हें इन चुनावों में जीत मिली थी, क्योंकि सुधीर शर्मा को विकास की राजनीति करने वाला नेता माना जाता है। लेकिन पीपल कनेक्ट में मोबाइल स्विच ऑफ मिनिस्टर और उसके बाद एमएलए जिस तरह से वो रहे हैं, क्योंकि राजनीति में पब्लिक कनेक्ट सबसे जरूरी चीज है और उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब एक नई पारी का आगाज कर रहे हैं। इसमें तो अभी तक तो एक्टिव नजर आ रहे हैं। भविष्य में क्या होगा ये कहना अभी बड़ा अलग है, लेकिन भाजपा में उनकी राय इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा जी। की कार्यप्रणाली और भाजपा का काम करने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पे आपको 24 घंटे में 48 घंटे आपको ड्यूटी पर रहना पड़ता है। एक पूरा सिस्टम है भाजपा में काम करने का, उसमें सुधीर किस तरह एडजस्ट होते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है।
जी, चलिए हमारे साथ तो संजय शर्मा जी जुड़े हैं। संजय शर्मा जी, अब सुधीर शर्मा आपके हैं, पहले कांग्रेस के थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए कि पैसे के ढेर पे वो बैठे हैं, बंद रहते थे दरवाजे उनके, जनता के लिए भी, पब्लिक कनेक्ट उनका कुछ नहीं था, विकास कार्यों के लिए मुझे जब देखना पड़ता था धर्मशाला को, इस तरह के आरोप हैं कहीं न कहीं सुधीर शर्मा पे और सिर्फ तबादलाओं की राजनीति वो करते थे और उसके लिए फ़ोन उनके ज़रूर आते थे। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में आके ऐसे बड़े हमले सुधीर शर्मा पे किए हैं। वहीं इस सारे एपिसोड का सरगना मुख्यमंत्री सुधीर शर्मा को कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली आपत्ति तो मुख्यमंत्री की जो शब्दावली है इन दिनों में, जब से वो अल्पमत में आए हैं, जब से उनके वो 43 से 34 के ऊपर आए हैं, मुख्यमंत्री की शब्दावली जो है वो बहुत आपत्तिजनक है, जिसको सभ्य समाज के भीतर कोई जगह नहीं, स्थान नहीं दिया जा सकता। अब सरगना कहना, क्या किसी व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को सरगना कहना, अब अगर मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाऊं तो जब चुनाव के परिणाम निकल आए थे 23 विधायकों को लेकर के, जब आप लोगों के चैनल पे, अखबारों में एक सुर्खियां बनी कि 23 विधायकों को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी रास्ते से गायब हो गए, तो क्या आप वो 23 विधायकों के सरगना बने थे? क्या आप उन विधायकों के सरगना बनकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते थे? आपने अपने हाईकमान के ऊपर एक प्रेशर बनाने की, एक दबाव की राजनीति करने का आपने प्रयास किया? क्या आप सरगना की भूमिका में नहीं थे? आखिरकार 40 के 40 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन तो आपको नहीं था, तो निश्चित तौर पे आपकी जो भूमिका थी वो भी सरगना की थी। फिर आपको उन शब्दों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपको सरगना बोले तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपकी भूमिका जो है वो आप एक गुट का नेतृत्व करते थे, आपने पूरी कांग्रेस का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि आपको कभी भी वीरभद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते स्वीकार नहीं किया। वो ये कहते थे कि ठीक है, हाईकमान ने ऊपर से बना दिया है। तो क्या आपकी भूमिका, आप एक गुट के सरगना थे? यदि गुट का नेतृत्व करना सरगना होता है तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर भी वही जो शब्द प्रयोग होते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग आपकी भूमिका के ऊपर भी होगा। आपको इस चीज को समझना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कभी किसी को कभी संज्ञा देते हैं कि ये विधायक काले नाग हैं। अब काले नाग की संज्ञा, नाग तो हमारे लिए पूजनीय है, हमारी संस्कृति में पूजनीय है। नाग पंचमी को हम नाग को दूध पिलाते हैं, पूजा करते हैं, नाग मंदिर है, तो क्या नाग से आपको क्या आपत्ति है? तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग, सबसे बड़ी राजनीति आती जाती रहती है, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, टूटेंगी, लेकिन आप अपने मानसिक संतुलन और अपनी शब्दावली, अपनी भाषा के ऊपर आपको नियंत्रण होना चाहिए। अब मैं बहुत हैरान होता हूं मुख्यमंत्री का कल का कितना संवेदनशील मुद्दा, एक बिटिया के ऊपर सरेआम एक व्यक्ति हमला कर देता है, जानलेवा हमला होता है, 20 घाव उसको दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री एक पब्लिक डोमेन के ऊपर खड़े होकर के आप चैनल्स के सामने कह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? जो अपराधी की स्टेटमेंट पुलिस को है कि वो शादी में गई थी लड़की, वहां पे बातचीत हुई, कुछ विवाद हुआ होगा, उसके बाद वो लड़का, उसने हमला कर दिया है, उसको पकड़ लिया है, लेकिन वो व्यक्ति किस कांगड़ा ने बताया होगा, शायद कोई फर्क पड़ती होगी वहां पे। नहीं, वो व्यक्ति किस मानसिक स्थिति, क्या आप मनोवैज्ञानिक हैं? क्या आपको वहां, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको उसकी साइकी पढ़ने के लिए नहीं भेजा है कि अपराधी का मनोवृत्ति क्या थी, अपराधी कौन से मानसिक दशा से गुजर रहा था, इसलिए नहीं भेजा। प्रदेश की जनता चाहती है, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और विशेष करके महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से होगी। आप स्वयं 2 बच्चियों के पिता हैं, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह का संवेदनहीन रवैया आपका आया, जिस तरह का बयान आपका संवेदनहीन आया, वो निंदनीय है। किसी मुख्यमंत्री से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप विधायकों को भी जलील करोगे, आप जनता के लिए आपका ये रवैया है, तो आखिरकार आप फिर मुख्यमंत्री हैं ही क्यों? अगर आप सबसे इतने खफा हैं, विधायकों से खफा है, आपने कहा गद्दार है, क्या आपकी पार्टी किसने टिकट दिया? इनकी पार्टी हाईकमान ने दिया। और भी कोई दर्जन भर नेता हर विधानसभा क्षेत्र में कतार में होते हैं, उनमें से चुनकर के कोई 4-6 लोग ये जिन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के ऊपर आपत्ति उठा करके उनसे किनारा किया है,
तो उनको टिकट तो हाईकमान ने दिया। तो क्या आपकी हाईकमान गद्दारों को ढूंढती है? आप केवल विधायकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हो अपनी पार्टी के, आप अपनी हाईकमान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हो। और उसके बाद बात आ जाती है कि क्यों नहीं, किस लिए आपने कांगड़ा के साथ, क्या आपने राजनीतिक, आज आपको लग रहा है कि मैं कांगड़ा आता हूं, आप कितने आए 15 महीने में? आप गिनाइए कितनी बार आए। आपने क्या कांगड़ा के साथ राजनीतिक बेइंसाफी नहीं करी? आप एक संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री बनाते हो और दूसरे संसदीय क्षेत्र से 1 मंत्री बनाते हो। दूसरा मंत्री भी जब इतना शोर पूरे प्रदेश में मचता है तो जाकर के पूरे 1 वर्ष के बाद 1 मंत्री आप और बना देते हो। क्या ये राजनीतिक अनदेखी आपने एक इतने बड़े जिला से, जिसका जो सत्ता का रास्ता दिखाता है, क्या आपने नहीं करी? क्या आपने अगर किसी विधायक के कहने के ऊपर किसी अधिकारी को अगर आपने तबादला कर दिया या उसकी पसंद का व्यक्ति लगा दिया, क्या उस आपकी अपनी पार्टी के विधायक का वो अधिकार नहीं है कि वो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह से चलाना चाहता है? क्या उसका अधिकार नहीं था? क्या मुख्यमंत्री के नाते आप कोई एहसान कर रहे हैं? ये किस तरह की शब्दावली और किस तरह का व्यवहार, और क्या आप अपनी किस तरह की खुन्नस को निकालने का और लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहे हो? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं लोगों को। मनमोहन जी, आरोप कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने आरोप लगाए, सुधीर शर्मा पर भयंकर आरोप लगाए, लेकिन भाजपा की तरफ से अब ये आ गया कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबसे शिकवे हैं उनको। और वहीं कांगड़ा की बात आई कि कांगड़ा वो जब भी आए तो टूरिस्ट की तरह आए हैं, और कितनी बार कांगड़ा आए हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं दर्द झलका है। लोग आपकी पार्टी में तंग है मुख्यमंत्री से, ये भी एक बात कहीं ना कहीं कही है इन्होंने। तो ये चीजें कैसे संभलेंगी, क्योंकि उपचुनाव है, ऐसी चीजें अगर भाजपा उठाएगी तो बागियों को सिंपैथी भी इस चीज की मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे एक जो सरकार गिराने का माहौल तैयार किया गया, कहीं ना कहीं सिंपैथी का एक छोटा सा फैक्टर जो है वो दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस तरह से हमलावर रहे तो वो पार्टी प्रत्याशियों को एक सिंपैथी जगा देंगे, और सुधीर शर्मा पे जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं, सुधीर शर्मा के वो कद को भी बड़ा कर रहे हैं। जी भाई, पहले तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज आपने जो डिबेट रखी है जिस विषय के ऊपर, वो विषय बड़ा ही अच्छा भी है और समाज के लिए बड़ा जगाने वाला विषय भी है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में ये घटना हुई और हिमाचल प्रदेश के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से टूट के भागे, मैं ये कहना चाहूंगा ये प्रथा अच्छी नहीं है। और बड़े ही भारी मन से संजय भाई को सांत्वना भी दूंगा कि संजय भाई खुद चाहते थे कि मैं विधायक बनूं धर्मशाला से, लेकिन उनकी सीट संभालने के लिए हमने एक आदमी को भेज दिया है। जो आदमी वहां चला भी गया है, या वहां अब नेता ही कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं वो, वहां नेता भी बन रहे हैं। क्योंकि मैं ये बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि वो नेता अगर है तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की वैचारिक सोच का एक बड़ा हाथ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको नेता ना बनाती और उनको एमएलए ना बनने का मौका देती, 2-2 बार टिकट, पहला इलेक्शन हारने के बाद बैजनाथ से फिर टिकट ना देती क्योंकि उनके पिताजी बड़े नेता थे, तो वो आज शायद इस स्तर पे ना होते, इस पोजीशन में ना होते कि बड़े नेता भाजपा के उनके साथ गलबगियां डालने के लिए तैयार खड़े मिलते। जिस तरह से वो धर्मशाला आए, उनको धर्मशाला से भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और 2012 में उनके चुनाव का प्रभारी मैं स्वयं था। और मुझे भी आपने जो बोला कि स्विच ऑफ मिनिस्टर के नाम से वो घोषित हुए, वो उनकी आदत में शुमार है। और आदमी पंकज भाई ने बोला कि वहां रूल और रेगुलेशन और नियम और कानून है। नियम कानून हर संगठन में रहते हैं, लेकिन जिस आदमी की जो आदतें हो वो आदतें कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकती हैं। और जी जिसके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में सार्वजनिक जीवन जीता है तो उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, कई व्यक्तियों की, कई कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी होती हैं, और पार्टी के बड़े नेताओं की भावना भी उनके साथ जुड़ी होती हैं जब विधायक का टिकट मिलता है और किसी सिंबल के ऊपर वो जीत के आते हैं। अगर चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी, संगठन, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करते हैं तो उनको और क्या कहा जाए। संजय भाई चिंता मत करिएगा, अगर माँ के सगे ना हुए तो आपके भी सगे ना होंगे। टाइम, समय की बात है, थोड़े दिनों बाद वो पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे। ऐसे लोग पार्टियां बदलते रहते हैं। और
ये भाजपा ने जो प्रचलन चलाया है हिमाचल प्रदेश में, भाजपा के बड़े नेताओं को जो जल्दबाजी लगी है सत्ता में आने की, ये प्रचलन हिमाचल के समाज में एक मीठा जहर घोलने का काम कर रहा है। आप और मेरे जैसे लोगों का कभी नंबर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे लोग वहां जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, इनसे बचने का काम करिएगा आप भी संजय भाई, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मैं विधायक धर्मशाला से बनूं, और बड़े लंबे समय से मैं आपको सल्यूट करता हूं। बड़े लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे आप धर्मशाला से लगे हुए हैं, मैंने खुद आपको देखा है काम करते हुए। आप जैसे लोग आ गए हैं, कार्यकर्ता आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का व्यक्ति कल भाजपा में जाएगा, भाजपा का व्यक्ति कांग्रेस में आएगा, और हम ही लोग उनको स्वीकार करते रहेंगे और उनको नेता मानते रहेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कार्यकर्ताओं के लिए भी और सांगठनिक ढांचों के लिए भी। जो पार्टियां यहाँ हिंदुस्तान में बनी है उनके लिए भी एक बड़ी सोचने वाली बात होगी और बड़ी दिक्कत की बात होगी। मैं पंकज भाई माफी चाहता हूं आपसे भी, आपको मैं डिफर करता हूं। मैं बिल्कुल भी सुधीर शर्मा को नेता नहीं मानता। अगर वो संत राम जी के घर पे पैदा ना होते तो शायद वो इस स्तर पे ना पहुंचे होते, शायद वो राजनीति में कहीं होते भी ना। और जिस तरह से उनके घर का दरवाजा बंद मिलता है ना, कार्यकर्ताओं का दिल तब टूटता है। मैं खुद अपनी बात बता दूं, मुझे एक दिन बुलाया था जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और कहा कि खाना हम इकट्ठे खाएंगे, लेकिन अंदर से जी, दरवाजा ही नहीं खुला। मैं 20 मिनट बाहर रुक के आया हूँ और मैं पार्टी का पूर्व अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहा जी हूँ। ने भी वही बोला है कि 14 माह तक उनका जो महल है, अगर आलीशान महल है, मुख्यमंत्री उसकी ये बात कुंडी कर बंद रहे हैं, जब रहेगी। मुख्यमंत्री, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बता दूं, जब मुख्यमंत्री युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यही सुधीर शर्मा की कुर्सी छीनना चाहते थे। और जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। आज ये मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे, यही इनकी सोच रही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल जीतने पड़ते हैं, और दिल जीतने का काम जो व्यक्ति करता है वही मुख्यमंत्री बनता है, वही सत्ता में आगे बढ़ता है, वही कहीं ना कहीं पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति नहीं पहुंचते जो दरवाजे बंद कर लें, पर्दे चढ़ा लें, पर्दे बंद कर दें, कुंडियां लगा के कमरे के अंदर सो जाएं और चुनाव जीतना मात्र ऐसे व्यक्तियों का काम रहा हो। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की कांग्रेस में कल को अगर वापसी करना चाहे तो वापसी नहीं होनी चाहिए। और अगर संजय भाई मौका मिलता है तो सुधीर शर्मा का टिकट कटवा के आप चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी ज्यादा दिल को तसल्ली मिलेगी, खुशी मिलेगी। मैं यही आपके मध्य कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, जी। मैं पंकज जी के पास आऊंगा पहले, मैं संजय जी के पास फिर जाऊंगा। संजय जवाब देंगे इनकी कटोच जी की बात का। पंकज जी, जब इनको मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे घर बुलाया और मैंने ये तक कह दिया कि आपको, शीतकालीन सत्र की ही बात है, कि आपको मैं मंत्री बनाऊंगा और आप निश्चित रहिए, तो क्या आपको लगता है कि उस दौरान सुधीर शर्मा इतनी तैयारी कर चुके थे इस बगावत के बीज को बोने की, कि उनको लग रहा था कि इस पे अब ये पेड़ तैयार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी और ये चीजें सारा धर्मशाला के अंदर जो मंच तैयार हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री को बार बार वो उनके दिल को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है, इसलिए बार बार एक सरगना शब्द, पैसों का ढेर, बिके हुए, ये चीजें सारी उनके मुंह से निकल रही। देखिए, मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा को 2 बार ऐसी बात कही गई थी। एक बार तो वो तैयार होके शिमला नहीं पहुँच गए। आपको ध्यान होगा कि कैबिनेट जी, विस्तार है और आपका नाम जो है उसमें है। और उसके बाद जब राणा और सुधीर ने सुजानपुर में इकट्ठे जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद हाँ, एक सर्विसमैन का एक कार्यक्रम था, बिल्कुल बिल्कुल। जी। उसके जी, बाद संकेत साफ चले गए थे कि ये दोनों लोग जो है बगावत की राह पकड़ चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री, मुझे लगता है, स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाए। जब वो समझे तो देर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सुधीर शर्मा को कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्हें हर तरह की ऑफर दी गई, लेकिन तब तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी और मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा था सुधीर शर्मा के अनुसार के। मुख्यमंत्री ने कई बातें उनसे कही, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इस बगावत का जी, लाभ कहीं और हुआ, आपने देखा। उसके बाद जो फाइलें कांग्रेस में वर्षों तक पड़ी रही, वो एकदम रातों रात ही नियुक्तियां होने लगी, धड़ाधड़ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने लगा। तो इनके बगावत से कुछ लोगों को लाभ भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी है, सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी, कि इतना बड़ा एक षड्यंत्र निचले स्तर पे तैयार हो गया। भाजपा से बातचीत हो गई, आपके लोग जो है विश्वास मत के खिलाफ चले गए और सार्वजनिक रूप से राणा और सुधीर ने मोर्चा खोला था। आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पे आपकी प्रशासनिक पकड़ पर, आपकी संगठन की पकड़ पर प्रतिभा और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों पर सवाल लगते हैं। क्योंकि अगर आपके घर के दरवाजे कमजोर होंगे तो आप तो लोगों को दोष नहीं दे सकते।
निश्चित तौर पे किसी भी संगठन से जाना, वो सुधीर शर्मा भी उसने कहीं न कहीं उन पर उम्मीद की है। लेकिन पहला दायित्व घर के मुखिया लेकिन का होता है कि वो सबकी भावनाओं को समझे, नहीं, तो निश्चित वो तौर पे बात आपकी कहोगे सही है, मेरे लेकिन जीवन में रहा। लेकिन सुधीर शर्मा देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे, और क्या वो अपनी बात हाईकमान तक भी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो तो दिल्ली में हाईकमान के बीच में रहते थे। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें थी, और उन्होंने बगावत का ही रास्ता क्यों चुना, सवाल ये भी हाँ, आता है कहीं। देखिए पथैया भाई जी, इसमें हमें बड़े गहराई में जाना पड़ेगा कि आप समझिए कि प्रदेश सरकार के एक और मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष के बयान भी कैसे आए, इससे लगता है कहीं ना कहीं चीजें तो चल रही थी संगठन में, कहीं ना कहीं वो सरकार में संतुष्ट था। बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मैनेज किया, लेकिन जो 6 लोग चले गए वो एक नुकसान है। आप देखते हैं चुनावों में झटका किसके साथ चलती है, क्या देवभूमि ये जो हमारी पार्टी बदल कर दूसरी तरफ जाने की रणनीति है इसको पसंद करती है, या वो जो है इस तरह इसको धोखा मारती है, ये लोगों के फैसले के बाद ही तय होगा। जी जी, मनमोहन जी बोलना चाह रहे थे। मैं भैया एक बात जरूर बोलना चाहूंगा पंकज भाई को कि गहराई की बात तो यही है कि जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, जिस व्यक्ति को स्थान बदल के भी टिकट दिया गया और राष्ट्रीय सचिव बनने का मौका मिला कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, उनके पास नजदीकियां उनकी रही, और उसके अलावा उनकी क्या चाहिए था जब पिछला बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन छोड़ के क्यों भागे, ये प्रश्न कार्यकर्ता उनसे पूछता है कि बाई इलेक्शन छोड़ के भागने का कारण क्या रहा, क्या वो डर गए थे, और अगर आज वो दौड़े हैं तो क्या डर के दौड़े हैं, किस बात का डर और किस बात की चिंता है। थोड़ा संयम रखना चाहिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए जो 30-30 साल से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और संगठन के लिए काम करते हुए सत्ता में भागीदारी नहीं ढूंढ रहे, और सत्ता में भागीदारी ढूंढे बगैर भी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा करने की इनके अंदर क्या थोड़ी सी भी जगह नहीं बची हुई इन लोगों के अंदर, जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम सत्ता में काबिज रहे हमेशा। ये पिछली गवर्नमेंट जी में 5 साल राजा साहब की गवर्नमेंट में ये इतने ताकतवर मंत्री थे और फिर भी स्विच इनका ऑफ रहता था, जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी ये आराम से सोए रहे, और अब भी ये चाहते थे कि सत्ता का एक बड़ा भाग मुझे मिल जाए और मैं फिर सोया रहूं। जी, ये संजय जी, पंकज जी ने बड़ा अच्छा कहा कि भाजपा समय मांगती है, 24 घंटे का दिन रात होता है, लेकिन उसमें भी 48 घंटे ढूंढती है भाजपा की वर्कर नेता उनका काम करे। लेकिन स्विच ऑफ मंत्री और लोगों से नहीं मिलना जुलना जो सुधीर शर्मा की आदतों में शुमार रहा है, जो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा के अगर वो विधायक चुन लिए जाते हैं तो कल को धर्मशाला के लोग उनसे कैसे संपर्क करेंगे, बड़ा प्रश्न है। और क्या वो ढल पाएंगे भाजपा की आदतों में? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार और वातावरण क्या मिलता है, विशेषकर कि जब आपने सरकार के अपनी सरकार के भीतर आपने वातावरण मुख्यमंत्री ने क्या पैदा करके रखा था। आखिरकार अगर कहीं इतनी बड़ी चिंगारी हुई है, इतना बड़ा कदम अगर विधायकों ने उठाया है, तो निश्चित तौर पे सत्ता के लिए नहीं उठाया होगा, आत्मसम्मान के लिए उठाया होगा। तो जहां पे आत्मसम्मान को अगर चोट पहुंचती है तो निश्चित तौर पे जब वो व्यक्ति शिथिल हो जाता है, तो शिथिलता जो है, जब संगठन में कार्यशील कब रहता है व्यक्ति, जब वातावरण ऐसा होता है। अब जिस वातावरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है और पार्टी जिस तरह से रखती है, निश्चित तौर पे वो भी रहेंगे। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल इनकी हाईकमान का मैं देता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा इनके कार्यकर्ता थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना सर्वस्व जो है वो असम की कांग्रेस के लिए लगाया था, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के लिए जब भी समय मिलता था नहीं दिया, जब समय दिया तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। आखिर इतने बड़े क्षमतावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व होने के बावजूद भी उनसे ज्यादा क्षमता उनको वहां पे लगी और उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया, और आज वो असम के अंदर सफल नेतृत्व दे रहे हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। असम में भाजपा को जमीन तलाशनी थी, वो एक माध्यम रहा, वो छोड़िए उस बात को। लेकिन मुझे ये मैं कार्यकर्ताओं की क्षमता की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज जी संजय जी, लेकिन मनमोहन कटोच जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि सुधीर शर्मा जब यूथ कांग्रेस में थे तो सुक्खू जी अध्यक्ष थे, वो उनकी कुर्सी तरबियत आना चाहते थे।
फिर वो जब प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी, और अब भी शायद वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थे तो उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। अगर वो आ गए तो भाजपा में बड़े-बड़ों की कुर्सी वो कुर्सी से उतार देंगे वो कहीं को। राजनीतिक संगठन के अंदर चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जो भी कार्यकर्ता बीच में आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा जो है वो निश्चित उसके भीतर रहती है। तो इसमें बुरा भी क्या है? अगर वो भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे या पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते थे तो इसमें बुराई भी क्या है? क्या आखिर तो किसी ना किसी कार्यकर्ता नहीं बनना है ना, तो वो सुक्खू जी के नाम लिखी कुर्सी है। कांगड़ा के बड़े-बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, मंत्री देखिए स्थायी किसी की भी नहीं है। वीरभद्र सिंह जी की कुर्सी भी स्थायी नहीं थी, सुक्खू जी की भी अध्यक्ष के नाते स्थायी कुर्सी नहीं थी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते भी स्थायी कुर्सी नहीं थी। तो इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, एक जाता है दूसरा आता है, नजर रखते हैं। अब हमारी इच्छा है, मनमोहन जी है, मनमोहन जी ने जैसे जिस तरह से मेरे लिए सहानुभूति प्रकट की है, निश्चित तौर पे हमारी भी इनके लिए है और हम चाहते हैं कि इनकी भी सत्ता के भीतर भागीदारी रहनी चाहिए। हमारी हार्दिक इच्छा है, दिल की इच्छा है। हमारे छोटे भाई है, संघर्ष करते कॉलेज के समय से देखा है, तो इसलिए हमारी भी इच्छा है। लेकिन जो मुझे इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मुख्यमंत्री की भाषा है, अब कल मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि पैसे देने आएंगे तो पैसे ले लेना, क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? 11,000 हजार लेना, क्या मुख्यमंत्री क्या किसी मुख्यमंत्री के मुख से ऐसी बात निकलना जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? हम अपने लीगल विंग से डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग का दरवाजा हम खटखटाएंगे। लेकिन जहां तक धर्मशाला की, मैं मुड़कर क्योंकि बीच में मेरा सिग्नल चला गया था, मैं मुख्यमंत्री जी ने अगर विधायक के साथ उनकी नहीं बनती थी तो धर्मशाला की जनता के साथ, कांगड़ा की जनता के साथ अनदेखी क्यों करी? आखिरकार क्यों आपने 30 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं दिया? नहीं, वो उन्होंने जवाब दिया, फाइल वहां पे पड़ी है। वो संजय जी जवाब आ गया है। जवाब ये आया कि रीअसेसमेंट हुई और 15 करोड़ रुपए उससे पहले 3 बार जवाब आया। एक बार कहा सॉइल टेस्टिंग का है, दूसरी बार आया कि हम असेस करवा रहे हैं, उससे पहले आया कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है इसलिए नहीं। ये तीसरा जवाब है। पेड़ों की जो काउंटिंग, निश्चित तौर पे पेड़ों के उसमें जो मुख्यमंत्री का ये तीसरा जवाब है, 30 करोड़ के एवज में ये तीसरा जवाब है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने उस समय सिग्नल चला गया था कि 132 करोड़ रुपए का जो यूनिटी मॉल का प्रोजेक्ट था, जिसमें के अंदर 12 के 12 जिलों के हर जिला का कोई विशेष एक जो भी प्रोडक्ट होता है उसके प्रदर्शनी वहां पे होनी थी, वो वहां पे बिकना था। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन और व्यवसाय को गति मिलनी थी, वो आप उसका शिलान्यास क्यों नहीं करने दिया? आपने क्यों नहीं किया? उसके बाद जो है एक लगभग 150 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो भारतीय जनता पार्टी के समय से जिसका पैसा सैंक्शन हुआ है, वो आपने क्यों नहीं खुलने दिया? आपने ढगवार के लिए आपने घोषणा करी कि मिल्क प्लांट वहां पे हम काम शुरू करेंगे, क्यों नहीं हुआ? स्मार्ट सिटी के अंदर 15 महीने के अंदर जितनी धांधली हुई है, सिटिंग विधायक ने भी सीबीआई की इंक्वायरी उस पर मांगी है। आप बोल रहे हैं मैंने बहुत धर्मशाला के लिए बहुत काम किया, जबकि वो प्रोजेक्ट सेंटर का है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के हस्तक्षेप के कारण जो है वो इतना अनशेप हो चुका है। उसने वो शहर की सुंदरता के लिए, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट था उसको क्रूप बना दिया जिस शहर को। कई चीजें गिना दी इन्होंने। अगली डिबेट में कर लेंगे, थोड़ा सा बोल लूं मैं। हाँ, लंबा हो गया जी मनमोहन जी। मैं पहले तो बधाई दूंगा संजय भाई को कि संजय भाई हमने एक आदमी भेजा है, पहले तो अपने अच्छे माहौल में उनको अच्छा ट्रेनिंग, धन्यवाद। और दूसरी बात, उनको ट्रेनिंग देके थोड़ा सुधार भी लीजिएगा और थोड़ी सी सांत्वना आपके लिए जरूर रहेगी, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक कार्यकर्ता हैं। और तीसरी बड़ी बात, आपने कहा कि कांगड़ा के लिए मुख्यमंत्री कितनी बार आए और कितनी बार नहीं आए। 15 महीने में जयराम जी से ज्यादा बार आ गए हैं और जयराम जी से ज्यादा बार 5 साल में आएंगे मुख्यमंत्री कांग्रेस के कांगड़ा क्षेत्र में। और वही कांगड़ा क्षेत्र की घोषणाओं की चिंता भी 15 महीने हुए हैं, 5 साल पूरे होने दो, सब कुछ होगा। जितना आप चाहेंगे उतना होगा। आप सलाह देते रहिएगा, आपकी सलाह देनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो आपको देनी पड़ेगी। चर्चा को विराम देते हैं। जरूर आपसे मुख्यमंत्री महोदय कहूंगा कि सलाह लिया। तो आज हम मनमोहन जी चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री जाते हैं, सुधीर शर्मा के पूरे अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का इससे कद भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और सुधीर शर्मा मोबाइल बंद करना उनका
ऐसे आरोप मुख्यमंत्री के मुंह से भी निकलते हैं। कुंडी लगा के रखना अपने घर की, वर्करों से नहीं मिलना, ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री ने कई जाहिर की हैं। वहीं उनके ऊपर लेन-देन के आरोप, पैसों के ढेर पे वो बैठे हैं, कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो सुधीर शर्मा कहीं न कहीं गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुधीर शर्मा को मैं मंत्री बना रहा था, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया। सब्र क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि देरी हो चुकी थी। सुधीर शर्मा स धर्मशाला में जो ज़मीन बगावत की तैयार की गई थी, उसके मेन सूत्रधार सुधीर शर्मा रहे। उस समय असंतुष्ट विधायक 11 के करीब विधायक उनके वहाँ डिनर पे भी गए। एक बार नहीं, इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान 3 बार डिनर हुआ। वहीं पे सुधीर शर्मा सिर्फ विधानसभा सत्र में 1 बार आए। और ये सारी ज़मीन वहाँ तैयार की गई, इसीलिए मुख्यमंत्री के निशाने पे सुधीर शर्मा है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।